दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अभिजात वर्ग सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। ये जो अभिजात वर्ग है, जो रईस वर्ग है, ठीक है, जो बड़े लोग हैं, उस सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है कि उस सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होता है, उसका मूल्यांकन आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पीवीआई इसको आप मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अभिजात वर्ग सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता या फिर इसके आगे की चीजों को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आपको आंसर सेम इसी तरह से लिखना है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर है उसमें आप बेहतर तरीके से सभी विषयों का तैयारी कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस का है। अगर आपके दोस्त का मेजर पेपर हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है तो आपको इस चैनल के बारे में उनको बताना है ताकि वे लोग भी अच्छे से तैयारी कर सके, सही चैनल से वो लोग पढ़ सके। हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का कंप्लीट तैयारी हम करा दिए हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अपने दोस्तों को उस वीडियो को, उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि लोक नीति निर्माण एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार समाज की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए नीतियां बनाती है। इस चीज को हम कई बार बता चुके हैं तो ज्यादा बार आपको बताने का जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा करने का जरूरत नहीं है। क्या कहा गया कि लोक नीति निर्माण एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार समाज की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए नीतियां बनाती है। परंतु यह नीतियां किसके हित में और किसके प्रभाव में बनती है, इस प्रश्न पर राजनीतिक सिद्धांतों में व्यापक बहस है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो नीतियां हैं वो किसके हित में और किसके प्रभाव में बनती है, इस प्रश्न पर राजनीतिक सिद्धांतों में व्यापक बहस है, ठीक है। इन्हीं सिद्धांतों में से एक है अभिजात वर्ग सिद्धांत, जो यह मानता है कि नीतियां वास्तव में आम जनता नहीं बनाती बल्कि समाज के विशिष्ट, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग बनाते हैं। इसलिए लोक नीति निर्माण का मूल्यांकन अभिजात वर्ग सिद्धांत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन बन जाता है। इसलिए जो लोक नीति निर्माण है उसका मूल्यांकन अभिजात वर्ग सिद्धांत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन बन जाता है कि ये जो अभिजात वर्ग सिद्धांत है इसके संदर्भ में लोक नीति निर्माण किस प्रकार से होता है। अभिजात वर्ग का मतलब क्या है, जो विशिष्ट लोग हैं, जो रईस लोग हैं, ठीक है, जो शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके दबाव में कैसे सरकार कोई भी नीति बनाती है, या फिर जो जनता के आड़ में, जैसे ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि लोगों का ये मांग है, लेकिन लोगों का वो मांग नहीं रहता बल्कि इनका ये मांग रहता है जो जनता के आड़ में खुद का मांग को सरकार के द्वारा पूरा करा लिया जाता है, और उसी को अभिजात वर्ग का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे अभिजात वर्ग का अर्थ, कि अभिजात वर्ग का अर्थ क्या होता है। अभिजात वर्ग मतलब एलिट क्लास, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं, उन लोगों का समूह है जिसके पास समाज में विशेष प्रकार की शक्ति, प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान, पद, प्रभाव या निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये सब चीजें जिसके पास होता है उसी को अभिजात वर्ग कहा जाता है। अभिजात वर्ग श्रेणी में उन्हीं लोगों को रखा जाता है, ठीक है। सरल भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अभिजात वर्ग वे चुनिंदा लोग होते हैं जिनके पास समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जैसे आप अंबानी को मान लीजिए, अडानी को मान लीजिए, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बड़े बड़े विधायक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े टाइकून हैं, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अभिजात वर्ग वे चुनिंदा लोग होते हैं जिनके पास समाज के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसमें उद्योगपति, बड़े राजनेता, उच्च प्रशासक, सैन्य अधिकारी, बड़े व्यवसायी, मीडिया मालिक, उच्च शिक्षाविद इत्यादि शामिल होते हैं। जैसे कोई जो यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं या फिर जो कोई भी सेक्टर का तैयारी करवाते हैं, ठीक है, तो उनके जो बड़े बड़े टीचर है वो अगर कुछ कह दे तो स्टूडेंट उनसे प्रभावित हो जाते हैं, सरकार भी उनसे प्रभावित होती है, सरकार को दबाव पड़ता है, ठीक है। जबकि वो लोग कहेंगे, वो जो टीचर है वो कहेंगे स्टूडेंट का ये मांग है, जबकि वो स्टूडेंट का मांग होता भी नहीं होगा, फिर वो लोग कहते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और सरकार उनके मांगों को पूरा करने का काम करती है। और उसी चीज को अभिजात वर्ग का सिद्धांत कहा जाता है कि उस सिद्धांत के अनुसार लोक नीति का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अभिजात वर्ग सिद्धांत का सार, अभिजात वर्ग सिद्धांत का क्या सार है उसको समझ लीजिए। यह सिद्धांत मूलतः कहता है कि लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के पास नहीं। ये जो सिद्धांत है अभिजात वर्ग सिद्धांत, इसका सार अगर हम लोग समझना चाहें, निचोड़ अगर हम लोग समझना चाहें तो ये कहता है कि लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के पास नहीं है बल्कि एक छोटे अभिजात वर्ग के पास होती है, बल्कि एक छोटे से अभिजात वर्ग के पास होता है जो जनता के नाम पर निर्णय लेता है। इसके प्रमुख प्रवर्तक गायटानो मोस्का, टोडो पारेतो, रॉबर्ट मिखेल, सी राइट मिल्स आदि हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो इसके प्रवर्तक हैं, जो प्रमुख प्रवर्तक है जो इसके बारे में बताते हैं, जो इसके बारे में कहते हैं, ठीक है, कि ये जो
अभिजात वर्ग सिद्धांत है, इसके बारे में जो पक्ष में बात करते हैं या फिर इसके लिए जो बात करते हैं, इसको जो अध्ययन करते हैं, जो समझाने का काम करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये लोग हैं, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक है, प्रमुख प्रवर्तक, वो है गाएटानो मोस्का, ठीक है, विल्फ्रेडो पारेतो, रॉबर्ट मिखेल्स और सी राइट मिल्स, ठीक है। ये सब क्या है, तो इसके प्रवर्तक है, वैज्ञानिक के नाम है। और ये जो इसमें कहा गया कि अभिजात वर्ग का जो सार है वो क्या है, तो लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के पास नहीं है, बल्कि एक छोटे अभिजात वर्ग के पास है, जो रईस लोग हैं उनके पास है, जो जनता के नाम पर निर्णय लेता है, जो लोगों के नाम पर वो क्या करता है, सरकार पर दबाव बनाते हैं और सरकार से वो नीतियों का लागू करवा लेते हैं। और इसके ये जो नीति के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, इसके जो प्रवर्तक हैं, जो इन चीजों के बारे में बात करते हुए हैं, गाएटानो मोस्का, विल्फ्रेडो पारेतो, रॉबर्ट मिखेल और सी राइट मिल्स, ठीक है। ये सब क्या है, इसके प्रवर्तक हैं, इस सिद्धांत के ये प्रवर्तक हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे अभिजात वर्ग सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण का मूल्यांकन। अभिजात वर्ग सिद्धांत के आधार पर जो लोक नीति निर्माण किया जाता है उसका मूल्यांकन को हम लोग समझेंगे, किस तरह से उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें यह लिखा है कि लोक नीति निर्माण में अभिजात वर्ग का वर्चस्व। जब लोक नीति निर्माण किया जाता है उसमें अभिजात वर्ग का वर्चस्व रहता है, मतलब दबाव रहता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार लोक नीति बनाने में वास्तविक प्रभाव आम जनता का नहीं होता। अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार ये जो सिद्धांत है अभिजात वर्ग सिद्धांत, इसके अनुसार लोक नीति बनाने में वास्तविक प्रभाव आम जनता का नहीं होता। नीतियों की दिशा, उद्देश्य और संरचना मुख्यतः शक्तिशाली वर्ग तय करता है। जो शक्तिशाली वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, वो तय करता है कि नीति किस दिशा में बनाया जाए, नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए या फिर उसकी संरचना क्या होगी, ठीक है। ये सब जनता के आड़ में ये अभिजात वर्ग के लोग करते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां, उद्योगपति या फिर प्रभावशाली राजनेता अपनी आवश्यकताओं और हितों के अनुसार नीतियों में बदलाव करा लेते हैं। नीतियों में क्या करते हैं, तो बदलाव करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग यहाँ पर नीतियों होगा, ठीक है। तो नीतियों में ये क्या करते हैं, बदलाव करा लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है नीति निर्माण ऊपर से नीचे। नीति निर्माण जो है ऊपर से नीचे दृष्टिकोण। अभिजात वर्ग सिद्धांत कहता है कि नीतियां जनता के विचारों से नहीं बल्कि उच्च पदस्थ अधिकारियों, विशेषज्ञों, मंत्रियों और बड़े नेताओं के पास से शुरू होती है। अभिजात वर्ग सिद्धांत ये कहता है, आप लोग ये समझ लें कि अभिजात वर्ग सिद्धांत जो है ये बताने का काम करता है किस तरह से जनता नहीं बल्कि एक बड़े लोग जो है वो नीतियों को पास करवाते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभिजात वर्ग सिद्धांत है। अभिजात वर्ग सिद्धांत ही सब कुछ बता रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अभिजात वर्ग सिद्धांत कहता है कि नीतियां जनता के विचारों से नहीं बल्कि उच्च पदस्थ अधिकारियों, जो आईएएस आईपीएस लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, जो आईएएस सेक्रेटरी लोग हैं, ठीक है, उनके पास, विशेषज्ञों के पास, मंत्रियों और बड़े नेताओं के पास से शुरू होती है। नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनता की भूमिका सीमित रहती है और अधिकांश निर्णय ऊपर के लोग लेकर फिर नीचे तक पहुंचाते हैं। और जो वो अभिजात वर्ग के लोग निर्णय लेते हैं उसी को फिर नीचे तक पहुंचाते हैं कि हाँ जनता का भी यही मांग है, उसी को पूरा करो, ठीक है। कहने का ये मतलब था टॉप टू डाउन या फिर नीति निर्माण ऊपर से लेकर के नीचे। ऊपर से पहले ये लागू होता है, फिर नीचे में बस थोप दिया जाता है। तीसरा जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है विशेषताओं और तकनीकी अभिजात वर्ग का प्रभाव, ठीक है। जो विशेषज्ञ हैं और जो तकनीकी अभिजात वर्ग है उसका प्रभाव। आज की आधुनिक नीतियों में तकनीकी ज्ञान, डेटा, विज्ञान और प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके कारण विशेषज्ञ जैसे कि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, तकनीकी सलाहकार, आईएएस अधिकारी नीति निर्माण में केंद्र में आ जाते हैं। इसके कारण ये सब क्या है, तो केंद्र में आ जाते हैं। इनसे पूछा जाता है, इनसे सलाह लिया जाता है, क्योंकि ये जरूरी है। अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार यह विशेषज्ञ भी एक विशेष वर्ग बनाते हैं जो आम जनता से अलग होकर नीतियों का निर्देशित करता है। जो ये सब जो अधिकारी देख रहे, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, सलाहकार हो, अर्थशास्त्री हो, वैज्ञानिक हो या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार यह विशेषज्ञ भी एक विशेष वर्ग बना लेते हैं, एक अलग टुकड़े बना लेते हैं जो आम जनता से अलग होकर के नीतियों का निर्देशित करता है। जो नीतियों का निर्देशित करता है मतलब पास करने का काम करता है, उसको बताने का काम करता है, जो लोगों से अलग होकर के करता है। लोगों की मांग से इससे कोई मतलब नहीं है। चौथा जो लोक नीति निर्माण का मूल्यांकन है अभिजात वर्ग के सिद्धांत के अनुसार, वह आर्थिक अभिजात वर्ग का अभाव, ठीक है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग नीति निर्माण पर भारी प्रभाव डालते हैं। जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, जैसे हम फिर आपको बताएं कि अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, टाटा हो, ये सब क्या है, शक्तिशाली लोग हैं, आर्थिक रूप से शक्तिशाली, बहुत पैसा है इनके पास, ठीक है। उदाहरण के लिए कर नीति, औद्योगिक नीति, विदेश व्यापार नीति, श्रम कानून, अक्सर इन क्षेत्रों में नीतियां बड़े व्यवसायी संगठनों, व्यवसाय संघों और उद्योगपतियों के हितों में ध्यान रख करके बनाई जाती है, हितों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, ठीक है। जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी, उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, तो उनको टैक्स देने के लिए, औद्योगिक नीति के लिए, विदेश में व्यापार किस प्रकार से उनके लिए नीति, श्रम में कानून कैसा हो उसके लिए नीति,
इनके लिए क्या है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं ताकि अपने तरीके से काम चला सके। वही कहा जा रहा है आर्थिक अभिजात वर्ग का प्रभाव। आर्थिक जो अभिजात वर्ग है, जो रईस लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। पांचवा जो इसका मूल्यांकन वो है मीडिया अभिजात वर्ग की भूमिका। मीडिया अभिजात वर्ग की भूमिका, जो मीडिया अभिजात है, जिनके पास मीडिया का जो मालिक है, उनका इसमें क्या भूमिका रहता है। मीडिया मालिक और बड़े समाचार संस्थान किसी मुद्दे को बड़ा या छोटा दिखाकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं। जो मीडिया मालिक है, क्योंकि उसके पास पूरा राइट होता है, पूरा अधिकार उसी के पास होता है, तो मीडिया मालिक और बड़े समाचार संस्थान जो है किसी मुद्दे को बड़ा या छोटा दिखा के सरकार पर दबाव बना सकते हैं। ठीक है, तो मीडिया अभिजात वर्ग का भूमिका होता है। अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार यह मीडिया अभिजात वर्ग भी नीति निर्माण को प्रभावित करता है, क्योंकि वह जनता की राय को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे सकता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार यह मीडिया अभिजात वर्ग भी नीति निर्माण को प्रभावित करता है, क्योंकि वह जनता की राय को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे सकता है। अगर वो कहे कि ये जनता की राय है, तो वो अपनी इच्छा को दिशा निर्देश दे सकता है, दिशा दे सकता है। पांचवा जो इसका मूल्यांकन, छठा जो इसका मूल्यांकन है वो है जनता की सीमित भागीदारी। इसमें लोगों की बहुत ही कम भागीदारी होती है। सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, लेकिन नीति निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका लगभग नहीं होती। सिद्धांत, ये जो अभिजात वर्ग सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि भले ही लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, ये जो लोकतंत्र है, चाहे वो लोकतांत्रिक देश है, वो कहा जाता है कि उसमें लोगों का शासन होता है, ये कहा जाता है, लेकिन नीति निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। लेकिन जब नीति का निर्माण होता है, उसमें डायरेक्ट लोगों का भूमिका नहीं होता है। जनता केवल चुनाव के समय वोट देती है, लेकिन नीतियां उसके बिना ही बन जाती है। जनता क्या तो चुनाव के समय भले ही वोट देती है, लेकिन नीतियां जो उसके बिना ही बन जाती है, उससे पूछा नहीं जाता। इसलिए लोक नीति निर्माण प्रक्रिया को अल्पतंत्रवादी बताया जाता है। इसलिए लोक नीति निर्माण प्रक्रिया को अल्पतंत्रवादी बताया जाता है। ठीक है, सातवां जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, जो सातवां मूल्यांकन है इसका, वो है नीतियों का झुकाव अभिजात हितों की ओर। नीतियों का जो झुकाव है अभिजात हितों की ओर है। अभिजात कहता है कि नीतियां सामान्य जनता के लिए कम और अभिजात वर्गों के हितों के लिए अधिक बनाई जाती हैं। इसलिए गरीबों के हित की नीति धीमी हो जाती है, व्यवसायियों की नीति तेज, कमजोर वर्गों के विषयों की अनदेखी, शक्तिशाली वर्ग की मांग पर तुरंत प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। ठीक है, जो शक्तिशाली वर्ग है उसके बातों को तुरंत माना जाता है। आठवां जो इसका मूल्यांकन है वो है लोकतांत्रिक आदर्श और वास्तविकता में अंतर। लोकतांत्रिक आदर्श और वास्तविकता में अंतर है। सिद्धांत यह बताता है कि लोकतंत्र में दिखता है कि जनता शासन कर रही है, लेकिन वास्तव में सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रहती है। जो लोकतांत्रिक देश होता है वहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि क्योंकि सरकार जो लोगों के द्वारा चुन के बनता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश में जो शासन है वो कौन चलाता है, जनता चला रहा है। ठीक है, जनता चला रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखाया जाता है, बल्कि जो वास्तविकता वो है कि सत्ता कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में रहती है। वास्तविकता क्या है कि जो सत्ता है वो किस चुनिंदा लोगों के हाथ में रहती है। इसे लोक नीति निर्माण प्रक्रिया आदर्श लोकतंत्र की अपेक्षा से भिन्न, सीमित और नियंत्रित बन जाती है। तो एक इसका आठवां मूल्यांकन हो गया कि लोक नीति अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार लोक नीति निर्माण का मूल्यांकन किस तरह से होगा। ठीक है, अभिजात वर्ग सिद्धांत की आलोचना को देख लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, आलोचना जानना जरूरी है। अभिजात वर्ग सिद्धांत की आलोचना, यद्यपि सिद्धांत वास्तविकताओं को सामने लाता है, परंतु इसकी कुछ आलोचनाएं भी। ये जो अभिजात वर्ग सिद्धांत है ये बताने का काम करता है कि जो नीति है, सरकार के तो जो नीति बनाया जाता है वो सिर्फ अभिजात वर्गों के लिए, मतलब जो रईस लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया जाता है। जनता के लिए, जो गरीब लोग हैं या फिर जो आम लोग हैं, उसके लिए नहीं बनाया जाता। ये इस अभिजात वर्ग सिद्धांत के अनुसार कहता है। लेकिन यद्यपि यही कहा जा रहा है कि यद्यपि सिद्धांत वास्तविकताओं को सामने लाता है, परंतु इसकी कुछ आलोचनाएं भी। लेकिन इसकी भी कुछ आलोचना है। कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी अगर नियम भी बनाया जाता है, भले वो कितना सही हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी भी आलोचना रहती है। तो पहला जो इसका आलोचना है वो यह जनता की भूमिका को बहुत कम करके दिखाता है। यह जनता की भूमिका को बहुत कम करके दिखाता है। मतलब ये जो अभिजात वर्ग सिद्धांत है इसके अनुसार जनता की भागीदारी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये इसकी एक आलोचना है। दूसरा जिसका आलोचना है वो यह है कि यह मानता है कि अभिजात वर्ग हमेशा एकजुट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो अभिजात वर्ग सिद्धांत है इसके अनुसार जो अभिजात वर्ग हमेशा क्या है, एकजुट होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो अलग अलग फैक्ट्री के मालिक है, जो अलग अलग बिजनेस टाकून है, जो बड़े बड़े उद्योगपति, वो एकजुट नहीं बल्कि अलग अलग सब एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो ये किसका आलोचना है। अगला जिसका आलोचना है वो कई बार जनता के आंदोलनों से भी नीतियों में बड़े परिवर्तन होते हैं। कई बार जनता के आंदोलनों से भी बड़े बड़े नीतियों में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे आरटीआई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये सब। आगे इसमें जो चौथा इसका आलोचना है वो लोकतंत्र में चुनाव, मीडिया और नागरिक समाज भी नीतियों को प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव, मीडिया और नागरिक समाज भी नीतियों को प्रभावित करते हैं।
जो मीडिया है वो भी प्रभावित करता है, जो नागरिक समाज है वो भी प्रभावित करता है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं हो गई। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। निष्कर्ष में यह कहा जा रहा है कि अभिजात वर्ग सिद्धांत के आधार पर लोक नीति निर्माण का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि नीतियां वास्तव में ऊपर के कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा निर्देशित होती हैं। नीति निर्माण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे चलती है, मतलब ऊपर में जो नीति बनता है उसी को नीचे थोपा जाता है, जिसमें विशेषज्ञ, अधिकारी, उद्योगपति, बड़े राजनेता और मीडिया अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। हालांकि जनता पूरी तरह बाहर नहीं होती, मगर उसकी भूमिका सीमित और अप्रत्यक्ष रहती है। कहा जा रहा है कि हालांकि जो जनता है वो इसमें बाहर नहीं हो जाता पूरी तरीके से, हालांकि उसमें क्या है तो भूमिका जो लोगों का है वो सीमित होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब इनडायरेक्टली होता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार यह सिद्धांत लोक नीति के वास्तविक स्वरूप यानी शक्ति, प्रभाव और हितों के टकराव को उजागर करता है। तो एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया हमारा। उम्मीद करते क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स के लिए था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर से जरूर सेट करें, ताकि आने वाला जो भी मेरा वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सभी विषयों में से तैयारी कर सकें। लिंक आपको प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ही जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।